उसकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही तगड़ी है और अमेरिकन फ़ौज वो फ़ौज है जो दुनिया भर के अंदर जाके जंगें करती है। ये सिर्फ अपने दिफा के लिए नहीं है, वो कहते हैं नहीं हम दुनिया का दिफा करते हैं। वो यहाँ अफगानिस्तान में आ जाते हैं जंग लड़ने के लिए, रवांडा में चले जाते हैं जंग लड़ने के लिए। वो दुनिया के कई बड़े आज़मों के अंदर जा जाके जंगें लड़ चुके हैं अमेरिकन। बड़ी लंबी उनकी तारीख है और उनकी जो सीक्रेट सर्विस या उनकी जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी बहुत ताकतवर है, दुनिया के अंदर मंजी हुई और मानी हुई है। सबसे बड़े बजट उनके हैं। वो चाहते हैं तो हुकूमतें गिरा देते हैं, वो चाहते हैं तो हुकूमतें बना देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्फ्लुएंस किसी ना किसी सूरत में रहता है। अब उस मुल्क के अपने अंदर क्या सूरत हाल है, या वो इतना बड़ा कैसे है, या वो कौन सी पॉलिसीज हैं जिनसे ये मुल्क आगे जाते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि कैसे सीक्रेट सर्विस की जो एक बेहतरीन ऑफिसर, एक बड़ी ऑफिसर, उनकी डायरेक्टर किम चेटल, उनको कैसे स्क्रू किया गया, किस तरह उनको ग्रिल किया गया और उनसे सख्त सवालात किए गए अवामी नुमाइंदगान की जानिब से अमेरिका में। वो अपनी मिसाल आप है, यानी घंटों तक उस खातून को जवाब देने पड़े। ऑफिसर जो है उसके ऊपर टॉप ऑफिशियल है सीक्रेट सर्विस की, और उसके ऊपर जिस तरह इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरीके से उसको ग्रिल किया गया, जिस तरीके से उसको क्वेश्चन किया गया, जिस तरीके से उसको जिच किया गया, उसको यह भी कहा गया तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको यह भी कहा गया कि तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, उसको यह भी कहा गया कि तुम तो झूठ बोल रही हो, गलत बयानी कर रही हो, फैक्ट्स को आप इधर से उधर कर रही, बहुत सारी बातें उसको की। ये लेकिन उन्होंने सुनी। उसको लगा कि अवामी जो मुंतखब नुमाइंदगान है उनकी बात सुनना लाजिम है और ये उनका एक कल्चर है। वो किसी को बुला के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई तनख्वाह ले रहा है वहां पे, या कोई आदमी वहां पे वैसे भी काम कर रहा है, तो वो किसी को बुला के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अवामी नुमाइंदगान की ताकत है अमेरिका में, और यही डेमोक्रेसी या जमहूरियत, यही अमेरिका की असल ताकत है। अब आप जरा इसके ऊपर आए कि डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ तो इस हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात उस खातून से किए गए, सीक्रेट सर्विस की टॉप ऑफिशियल से। वो जब मुतमईन नहीं कर पाई अवामी मुंतखब नुमाइंदों को, तो उसके बाद फिर उसने रिजाइन कर दिया। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर आप ऐसा ख्वाब भी देख सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ का आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि किसी नाकामी पे, यानी एक कान को गोली छूकर गुजरी है, हमलावर को वही मौके पे मार दिया गया है, और वो साबिक सदर है, पता नहीं आगे वो सदर बनता है या नहीं बनता, लेकिन इसके बावजूद अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कि मैं मुतमईन नहीं कर पा रही अवामी नुमाइंदगान को, लिहाजा मैं रिज़ाइन करके जा रही हूँ, उसने रिज़ाइन किया। हमारे यहाँ पे आपको कभी ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। रोज़ाना लोग चिल्लाते हैं गलतियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पकड़ी जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, मैं नहीं रिज़ाइन करता। इस मुल्क में कोई आदमी ओहदा छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। सबको लगता है कि उसका दाव लगा हुआ है, जब तक दाव लगा हुआ है तब तक निचोड़ो इस मुल्क को, इसका खून चूसो और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जमा करो, और फिर फुटो इस मुल्क से, निकलो यहां से। ये तो अभी तक हम यही रवैये देख रहे हैं बदकिस्मती से इस मुल्क में। एक और बड़ी खबर जो है वो बनू जरगा से मुताल्लिक थी। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में कहा कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां मुतालबात जो है वो बड़े सख्त आए हैं। और ये जो बनू से मुतालबात आए हैं, एक्चुअली यही मुतालबात अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी एक ज़िले की, तहसील की, किसी एक टाउन की, गांव की बात करूं, तो हर जगह से इसी तरह के मुतालबात आ रहे हैं। तो उससे आपको ज़रा समझ आ जाती है कि एक्चुअली बनू का जरगा जो आया और आकर कल मिला वो अली अमीन गंडापुर साहब से, तो गंडापुर साहब ने बड़े तहम्मुल से उनके सारे मुतालबात सुन लिए और उनको ये कहा कि एपेक्स कमेटी का जो इजलास होगा उसके अंदर मैं खुद आगाह करूंगा इन सारे मुतालबात से कमेटी को, और फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास बनू में और आपको आके तफसीलात बताऊंगा। ये जी अली अमीन गंडापुर साहब ने उनसे वादा किया। अब बनू जरगा के जो मुतालबात हैं, ये लगभग 45 रुकनी जरगा आया था अली अमीन गंडापुर से मिलने के लिए। इसमें बासर तरीन अमायदीन थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा थे, और बहुत सारे मकामी लोग थे, ताजिर थे। तो इस तरह यहाँ पे लोग मौजूद थे और 16 निकात इन्होंने पेश किए अली अमीन गंडापुर के सामने। इनके बेसिक मुतालबात क्या है, क्योंकि अभी उन्होंने वहाँ धरना दिया हुआ है, वो कह रहे हैं धरना हम ख़त्म कर देंगे, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। तो जो मुतालबात हैं उसकी कॉपी भी फिर मीडिया के ऊपर आ गई। पहला जो मुतालबा है वो कह रहे हैं जी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ है। पहला मुतालबा उन्होंने कहा कि ऑपरेशन किसी सूरत कबूल नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा अहम मुतालबा बनू में
जो तालिबान के मराकज़ मौजूद हैं उनको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं करना, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि तालिबान के मराकज़ को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। फिर उन्होंने कहा जी मकामी पुलिस जो है उसको बाइख्तियार बनाया जाए, ऑपरेशन के लिए पुलिस को जदीद सामान दिया जाए और जो पुलिस के बिला वजह के छापे हैं वो भी बंद करवाए जाए। फिर मदारस और मकामी अफराद की बेइज्जती और बेहुरमती ना की जाए। CTD को मुकम्मल तौर पे फ़ाल बनाने का तकाजा भी मुतालबात के अंदर शामिल किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि जी पुलिस का जो गश्त है उसको बढ़ाया जाए और किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के दबाव के बगैर अस्करियत पसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि घरों और मदारस की जो तलाशी का काम है वो फौज के बजाय पुलिस करे और CTD करे, ये इसमें फौज को इन्वॉल्व ना किया जाए। कुछ रोड्स हैं उनको उन्होंने खोलने का मुतालबा किया, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कुछ रोड्स वहां पे बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा जी वो रोड जुमा खान रोड और बरमशल पॉइंट इनको ट्रैफिक के लिए खोला जाए, तमाम लापता अफराद को अदालतों के अंदर पेश किया जाए और CTD से उन्होंने मुतालबा किया कि वो अच्छे और बुरे तालिबान के खिलाफ किसी एजेंसी की मुदाखलत के बगैर कार्रवाई करें। साथ ही साथ जरगा के लोगों ने कहा कि इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी हमारी बहाल की जाए और एक झगड़ा हुआ था मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस के दरमियान, झगड़े की वजह से कुछ पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया था, उनको भी बहाल किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा 3 शहरी जो शहीद हुए थे, ये आम शहरी भी शहीद हुए थे जब बन्नू छानी के ऊपर अटैक हुआ था, तो छावनी पे हमले पे जब 3 शहरी शहीद हुए और उनकी हलाकत की अदालती तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया है। तो ये जो मुतालबात हैं ये बन्नू जरगा से सामने आए, वो आकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिले, इस पर डेवलपमेंट होगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। नाज़रीन, एक IPPs का मसला पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उठा हुआ है कि इनकी वजह से पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बिल देने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तानियों की जेब से निकाला जा रहा है। हक हलाल का पैसा लोग बेचारे कमाते हैं, कोई मोटरसाइकिल बेचकर बिल दे रहा है, कोई घर का जेवर बेचकर बिल दे रहा है, लोग उधार मांग मांग कर बिल जमा करवा रहे हैं, बिजली के इस्तेमाल से लोग डरना शुरू हो गए हैं। ये वजह सिर्फ ये है कि हम वो बिल भी दे रहे हैं जो बिजली कभी बनी ही नहीं। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट, मैंने कई मरतबा आप लोगों को ये बात समझाई है, इसके ऊपर एक अलग से एक और वीलॉग भी करूंगा मैं तफसील में कि एक्चुअली कैपेसिटी पेमेंट्स आपको क्यों देनी पड़ रही हैं, इनके लिए गुनाहगार कौन कौन है और कौन कौन कितने फीसद का गुनाहगार है। इसका डाटा आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है और ये मुतालबा भी किया जा रहा है बार बार हुकूमत पाकिस्तान से कि IPPs का मुकम्मल डाटा पाकिस्तानियों को फराहम किया जाए, बताया जाए कि ये मुआहदे किन शराइत के ऊपर हुए, ये मुआहदे कब तक चलेंगे, ये मुआहदे कब ख़त्म होंगे। अभी भी बड़े लंबे अरसे तक के लिए ये मुआहदे बाकी हैं और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बिजली बनाती नहीं और पैसा लेती हैं। यहाँ पे जो IPPs हैं उनके बारे में मेरे पास बड़ी तफसीली एक रिपोर्ट है कि एक्चुअली इनके मालिकान कौन है और कौन लोग हैं, और इसमें जो तफसीलात हैं वो ये है कि 2023-24 में कितने कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए उनकी भी तफसीलात मौजूद हैं। तो IPPs की कुल तादाद जो है वो 100 से ज़ायद है। इनमें से 51 मुख्तलिफ कंपनियां और ग्रुप्स की मलकियत है, यानी मुख्तलिफ कंपनियां हैं या ग्रुप्स हैं उनकी मलकियत है 51 IPPs, और बाकी जो है वो अलग अलग लोगों के हैं। 7 सियासी शख्सियात की मलकियत है, 18 चीन के, सिंगापुर के, नॉर्वे के और कुछ बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं उनकी मलकियत है। 7 जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की है और हुकूमत पंजाब की है, जबकि 13 IPPs प्राइवेट अफराद की मलकियत है। अब 2057 तक के मुआहदे हैं हमारे इन कंपनीज के साथ, यानी अभी भी हमारे पास लगभग 33 बरस मजीद हमें इन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा और इनको पेमेंट्स हम करते रहेंगे। तो क्या इसका कोई हल है? इस मामले पे पाकिस्तानियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए। वैसे इजाज गौहर साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ये गलत मुआहदे किए हैं उन लोगों को पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए कि जनाब आपने ये क्या किया, अपने कमीशनों के चक्कर में या अपने हिसाबे किताबे के अंदर लग के आपने पूरे पाकिस्तान को ही आगे लगा दिया। यानी पाकिस्तान को जो जरूरत है बिजली की वो तो चले 30,000 मेगावाट आप समझ लें, लेकिन पाकिस्तान बिजली की जो तरसील कर सकता है, लोगों तक बिजली पहुंचाने की जो सलाहियत है पाकिस्तान के निजाम में, वो 22,000 मेगावाट है। यानी आप बिजली पहुंचा सकते हैं सिर्फ 22,000 मेगावाट, और आपने बनानी शुरू कर दी है 43,400 मेगावाट की कैपेसिटी आपने जमा कर दी है। अब आप IPPs को कहते हैं आप बिजली ना बनाएं, उनके साथ आपने मुआहदा किया कि आप बिजली ना भी बनाएं तो पैसे हम आपको देते रहेंगे, आप बेफिक्र रहें, आंखें बंद करके आप पैसे वसूल करें।
ये जनाब आईपीपी के साथ इन्होंने गंदे और घटिया मुआहदे किए हैं और जितनी बिजली हमें चाहिए उससे बहुत ज्यादा बिजली इन्होंने बनानी शुरू कर दी। पता नहीं क्या चल रहा था इनके दिमाग में। और महंगे तरीन मनसूबे, इस तरह के मनसूबे जिनमें कहा गया बिजली आप बनाएं या ना बनाएं, पैसे आपको जनाब मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाए आप आंखें बंद करके, पैसे आपको पहुंच जाएंगे। और पैसे उनको पहुंचाए जा रहे। डॉलरों के अंदर सौदे किए, जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती है उनका पैसा भी बढ़ता है। इस किस्म के जराइम पाकिस्तान के साथ किए गए और ये ज्यादातर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए और परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुए। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। गुज़िश्ता 10 सालों में 2013 से लेकर 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को 8,344 अरब रुपए की अदायगी की गई है। 8,344 अरब रुपए ये अदायगी की गई जनाब 10 सालों में आईपीपीज को। और दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 2022-23 में कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को 1300 अरब अदा किए गए हैं सिर्फ एक साल में, पिछले साल। और इस साल जो आपने पैसा देना है वो है 2010 अरब रुपए, यानी 2 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा आपने इस मरतबा देना है। मुझे अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने ना 2013 में, तो इन्होंने कहा जी आईपीपीज के हमने कैपेसिटी पेमेंट्स हमने अदा करनी है, कुछ गर्दिशी करते चढ़े हुए पैसा हमने उतारना है। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने 500 अरब दिया था और चीजें सेटल हो गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक जो पैसा आपके ऊपर चढ़ा है ये इनकी मेहरबानी से है। 500 अरब छोटी सी अमाउंट थी और वो भी चंद सालों की पेंडिंग थी, और अब जो आपकी अमाउंट होती है वो इतनी बड़ी अमाउंट होती है और आप साथ साथ पे भी कर रहे हैं फिर भी आपको देनी पड़ती है। ये जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। अच्छा, इसमें सलमान शहबाज की आईपीपी है और 11 जून 2014 को इसको लाइसेंस जारी किया गया जब जनाबे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब थे। और 30 जून 2045 तक इसके साथ मुआहदा है कि ये 62.4 मेगावाट बिजली बनाकर देगा सलमान शहबाज। और गुज़िश्ता साल इस आईपीपी ने 33% बिजली बनाई है, सिर्फ 67% वेले ही रहा है, 33% बिजली बनाई। और इस कंपनी को 1 अरब 55 करोड़ रुपए सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए हैं। और इनके अलावा ये जहांगीर खान तरीन साहब हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं इनके पास 3 बिजली बनाने वाले कारखाने हैं और इन्होंने जो पैसा हासिल किया है वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। इसमें नादरीन एक अमाउंट जो है वो 1 अरब 9 करोड़ की है, दूसरी जो है वो 77 करोड़ रुपए की है, यानी ये कैपेसिटी चार्जेस करोड़ों में अरबों में जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को। अब्दुल रज़ाक दाऊद इमरान खान साहब के साबिक मुशीर हैं और इनके पास भी जनाब बिजली बनाने का कारखाना है और इनके साथ भी मुआहदा किया गया है 2029 तक के लिए। और इस कंपनी ने सिर्फ 4% बिजली पैदा की है और इसे 6 अरब 88 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस में मिले हैं। नदीम बाबर ये इमरान खान साहब के मावने खसूसी थे और इन्होंने सिर्फ गुज़िश्ता साल 11% बिजली बनाई है। इस कंपनी को 3 अरब और 13 करोड़ रुपए मिले हैं। ये उन लोगों में से है जो इमरान खान साहब को छोड़ गए थे, फौरी तौर पे कारोबारी लोग हैं, ये कारोबार करने हुकूमतों में आते हैं और फिर हुकूमतों से चले जाते हैं छोड़ के। मियां मंशा नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पीएमएलएन के लिए फाइनेंसिंग भी करते हैं इलेक्शन के अंदर और उनके इन्वेस्टर भी हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। बहरहाल इनकी 4 आईपीपीज हैं, उनके ये मालिक हैं और इनकी एक कंपनी के साथ जो है वो 25% सिर्फ बिजली इन्होंने पैदा की और 8 अरब 48 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस के मद में इनको मिला। 2027 तक इनका मुआहदा है। दूसरा जो इनकी कंपनी है वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 26 अगस्त 2003 को इनको लाइसेंस मिला। 2026 तक का इनका मुआहदा है। इस कंपनी ने गुज़िश्ता साल सिर्फ 20% बिजली पैदा की, इसे 8 अरब और 51 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस के मद में मिले। इनकी जो तीसरी कंपनी है उसने सिर्फ 19% बिजली पैदा की और उसे 4 अरब 17 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस में मिले। इनकी एक चौथी कंपनी भी है और इस कंपनी ने गुज़िश्ता साल सबसे ज्यादा 30% बिजली पैदा की और इसे 4 अरब 59 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में मिले। जनाब ये है सूरत हाल। सबसे ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस जिन कंपनीज ने वसूल की उनमें जी चाइना हब नामी कंपनी है, इसको 142 अरब 82 करोड़ रुपए इसको कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए और सिर्फ 132 मेगावाट बिजली बनाने का इसके साथ मुआहदा किया गया था। इसने सिर्फ 15% बिजली पैदा की है। फिर पोर्ट कासम है, बहुत सारी और कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 0 यूनिट बिजली पैदा की
और अरबों रुपए के कैपेसिटी चार्जेस उनको मिले हैं। इसके अंदर मेरे पास एक और खबर है और ये खबर आप सुनकर हिल जाएंगे कि 50 अरब रुपए में बनने वाली आईपीपी को 400 अरब रुपए की अदायगी अब तक हो चुकी है। एफपीसीसीआई ने यह डाटा जारी किया है और उन्होंने यह बताया कि जनाब कंपनी जो बनी थी या पावर प्लांट जो लगा था वो 50 अरब में लगा था, 400 अरब तक की अब तक पेमेंट हो गई है और बदस्तूर वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसा लिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। नाज़रीन, और भी बहुत सारे शुरफा के नाम है जो इसके अंदर जो हैं वो मुस्तफीद हुए हैं, इन पे हम बात करते रहेंगे इन इशूज़ के ऊपर। लेकिन दो छोटी छोटी खबरें। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक वहाँ पे असेंबली ने करारदाद मंजूर की है। उस करारदाद में कहा गया कि इमरान खान साहब को डेथ सेल से निकाला जाए। करारदाद में यह भी कहा गया कि मुराद सईद को तमगा शुजात से नवाजा जाए और उनकी सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है। एक जलसा वो इस्लामाबाद में करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में जलसा वो इसी महीने में करना चाह रहे थे। वो ये चाहते हैं कि 27 तारीख को उनको जलसा करने की इजाज़त दी जाए ताकि इस्लामाबाद में वो एक भरपूर जलसा कर सकें। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि 14 अगस्त को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी जाए मीनार पाकिस्तान पे, ताकि वो वहाँ पे एक तगड़ा और बड़ा जलसा कर सकें। अब ये दोनों मामला जो हैं, एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरा मामला लाहौर हाई कोर्ट में। इन दोनों मामला के अंदर जो है वो हाई कोर्ट्स का या जजेस का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस्लामाबाद में तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जिनके खिलाफ इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जबकि लाहौर के अंदर ये मामला जो है वो एक दीगर मुअज़्ज़िज़ जज है उनके पास है और उन्होंने फ्री कैंड से जवाब तलब कर लिए हैं। देखिए इस पर क्या होता है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि पीटीआई कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करे। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।